Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be good. Today we are going to learn about the Coulomb's law. This is very important topic of this chapter because you will learn this topic in this grade and also at intermediate level. So let's proceed. First of all, we will recall our previous knowledge in order to get help to learn about this topic properly. So in this chapter students, we discuss about the charges at rest, and then we come to know about the kinds of charges, that there are two kinds of charges, positive and negative. And through experiment we conclude that the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. So Coulomb's law deals with the force of attraction between the charges and the force of repulsion between the charges. Student, you learned in the previous class about the Newton's law of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी आपको बताया गया था स्टूडेंट्स कि इस पूरी यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं with a force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जहां तक बात है वहां पे हमने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी वो उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. लेकिन जब बात कूलम्स लॉ की आती है एंड ये चैप्टर सारा का सारा स्टैटिक चार्जेस से रिलेटेड है, तो कूलम्स लॉ हमें क्या बात बताता है. कूलम्स लॉ हमें बताता है कि जो हमने दो काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था उनमें लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. एंड इसकी रीजन जो है स्टूडेंट्स वो है फोर्स, क्योंकि ये चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. अब वो फोर्स आइदर अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. ओके, सो ये बात डिस्कस करने के लिए कि फोर्स का क्या इफेक्ट होगा अगर चार्जेस की क्वांटिटी चेंज हो या उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा. तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कूलम्स ने एक लॉ एस्टेब्लिश किया जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ. तो स्टूडेंट्स, ये चार्ल्स कूलम ने हमें ये लॉ दिया था और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये परफॉर्म किया और बताया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल. अब स्टेशनरी का क्या मतलब है, वो चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन पे हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में चार्जेस एट रेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं. सो ये लॉ भी उन्हीं चार्जेस के अकॉर्डिंग है जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं. सो हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को देख लेते हैं along with diagram and mathematical form so that we can understand this law more properly. Okay, so statement of the law is the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them. So कूलम्स लॉ हमें कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है दो चार्जेस के दरमियान. अब अट्रैक्शन की बात क्यों हो रही है अगर दो चार्जेस अनलाइक हों, और रिपल्शन की बात इसलिए हो रही है अगर दो चार्जेस लाइक हों. तो इनके दरमियान, इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो उनके प्रोडक्ट के, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जबकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. ओके, जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रहा है कि ये दो चार्जेस अनलाइक हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से पड़े हैं, जबकि ये जो दोनों चार्जेस हैं दैट आर लाइक चार्जेस, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे. अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो पहली बात जो कही गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन to the product of the two charges, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द सेकंड पार्ट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं दैट इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों फोर्स के बारे में है. सो अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, अब स्टूडेंट्स
जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है उसको रिमूव करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने कैपिटल जी कांस्टेंट को यूज किया, एंड इन द न्यूटन सेकंड लॉ हमने के कांस्टेंट को यूज किया। यहाँ पे भी हमारे पास एक कांस्टेंट यूज होगा इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए। वो कांस्टेंट क्या होगा? वो हमारे पास कांस्टेंट है के, उसको हम के से डिनोट करेंगे। अब इसमें क्या रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास F क्या है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। आपको पता है कि फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है और ये किन चार्जेस के दरमियान है, Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे Q1 और Q2 पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब Q1 एंड Q2 वो चार्जेस हैं जिनको हम मेजर करेंगे कूलम में। अब कूलम क्या है? चार्ज को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट है, क्योंकि चार्जेस के बारे में जो हमें पता चला वो हमें कूलम्स के थ्रू पता चला। तो चार्ल्स कूलम ने इस यूनिट को अपना नेम दिया, दैट इज कूलम, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R से डिनोट करते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि ये K क्या है। K कांस्टेंट जो हमने यूज किया है, क्या ये किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या पर्पस है इसको यहाँ यूज करने का। ओके, सो K हमारे पास यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ओके, अब K के ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये K डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो मेन है वो ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम यूज हो रहा है, ये K की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। ओके, एंड अगर हमारे पास वो मीडियम एयर हो तो K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अगर मीडियम एयर हो तो फिर K की वैल्यू ये होगी। बाकी अगर मीडियम चेंज होता है तो फिर K की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड ही मीडियम पे करती है दो चार्जेस के दरमियान। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने कूलम्स लॉ में ये डिस्कस किया कि 2 पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। अब पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब होता है? पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है कि ऐसे चार्जेस जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, और उनमें से अगर किसी एक चार्ज की हम बात करें तो एक पॉइंट चार्ज का मतलब है जो एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब कूलम्स लॉ हमारे पास डील करता है पॉइंट चार्जेस के साथ, लेकिन अगर चार्जेस का साइज बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर वहां पे कूलम्स लॉ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये लिमिटेशन है कूलम लॉ की कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए जिनका साइज कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना उनके दरमियान डिस्टेंस है अगर हम उसके साथ उनके साइज को कंपेयर करें तो उनका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। अब अगर साइज बड़ा हो जाता है वहां पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे फिर हम एक और लॉ यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ, लेकिन वो आपके 10th के कोर्स में इंक्लूड नहीं है, वो आप अपने इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि अगर चार्जेस का साइज बड़ा हो या हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हों तो फिर क्या होगा। यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने हैं। अगर Q1 Q2 की बजाय Q3 Q4 Q5 अगर चार्जेस की क्वांटिटी भी बढ़ती जाए तो उस वक्त हमारे पास कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओके, so this is the limitation of Coulomb's law. And students, again I told you that it is the most important topic. You have to learn this topic carefully because students आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो चार्जेस हैं, क्योंकि फोर्स यहाँ पे रिलेट कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, मतलब एक चार्ज 10 कूलम का है, दूसरा चार्ज 20 कूलम का है, या दोनों चार्ज 20 कूलम्स के हैं, या इस तरह मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो फिर फोर्स का क्या इफेक्ट होगा उस पर। अगर आपको दे दिया जाए कि Q1 इतना है, Q2 इतना है, मतलब दोनों की का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि अब बताएं फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। एंड सेम केस अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें या डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें, इंक्रीज करें डिस्टेंस को, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पे। ओके, तो फोर्स आपके पास आपने माइंड पे रखना है कि वो चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन
इनवर्स रिलेशन में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ने डिक्रीज होना है. ओके, सो रिमेंबर इट. Now it is the time for your home task. You have to practice the solve example 13.1 that is related to Coulomb's law, and also question 13.8 explain Coulomb's law of electrostatics and write its mathematical form. So I already explained the Coulomb's law and its mathematical. So I already explained the Coulomb's law and its mathematical form is also given. Okay, so do this question and solve example, and in the case of any query you can ask me anytime, students. So thank you, stay safe, and Allah Hafiz.